चलिए कल का रिवीजन के साथ आगे बढ़ते हैं। पहले हमने पढ़ा हीट ट्रांसफर क्या होता है, तो बेसिक डिफरेंस याद रखना। देखो एक और बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा, एक्चुअली जो आपका पहले बुक थी ना, वो थी हीट ट्रांसफर एंड मास, हीट एंड मास ट्रांसफर, ठीक है। तो आपसे जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई हीट ट्रांसफर मतलब क्या हुआ, तो आपको बोलना है कि सर जहां पे भी टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, तो ड्यू टू दिस टेम्परेचर डिफरेंस द रेट ऑफ हीट शुड बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इट दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड हीट ट्रांसफर। तब बहुत कम लोग ये पूछते हैं कि ओके व्हाट डू यू मीन बाय मास ट्रांसफर। तो याद रखना, जहां टेम्परेचर डिफरेंस वहां हीट ट्रांसफर होगा, और जहां डेंसिटी डिफरेंस, लेक्चर चालू किया, याद रखना जहां डेंसिटी डिफरेंस होगा वहां मास ट्रांसफर होगा, याद रहेगा। चलिए एक्चुअली कुछ लोग डेंसिटी और कुछ लोग कॉन्सेंट्रेशन भी बोलते हैं, मतलब ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस मास शुड बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है। चलिए हमने पहला देखा था कि कंडक्शन क्या होता है, तो अपने को बताया गया था कि एक फोरियर सीरीज होती है, मतलब फोरियर लॉ होता है जिसने स्टेटमेंट दिया था, जिसने स्टेटमेंट दिया कि द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देन इसके बेसिस पे आपने एक फॉर्मूला निकाला था, यहाँ फिर याद दिला रहा आपको, हमेशा पहचान, मतलब जिनको न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम आती है उनके लिए बोल रहा हूँ क्या, कि जब भी आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो आपको ये याद रखना है कि ये जो Q है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, ये इसकी यूनिट वॉट होगी, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होगी, टेम्परेचर डिफरेंस की यूनिट डिग्री सेल्सियस या केल्विन होगी, और थिकनेस की यूनिट मीटर होगी, ओके। इसके बाद निगेटिव साइन क्यों होता है वो मैंने बताया था। देन एजम्पशंस हमने पढ़ा था, थर्मल कंडक्टिविटी का डेफिनेशन याद करने के लिए बोला था कि अगर Q की वैल्यू 1 आएगी देन A की वैल्यू 1 होगी, और टेम्परेचर ग्रेडियंट अगर 1 होगा देन थर्मल कंडक्टिविटी डिफाइन कैसे होगी, तो द अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड थ्रू अ बॉडी ऑफ यूनिट एरिया एंड यूनिट थिकनेस इन यूनिट टाइम when the difference in temperature between the phases cause heat transfer is unit, ठीक है। इसके बाद हमने दो वर्ड्स पढ़े थे, एक था कंडक्टर और एक था इंसुलेटर। तो कंडक्टर क्या होता है, मतलब इट इज अ मटेरियल दैट कैन इजीली ट्रांसफर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर क्या होते हैं, तो दोस कैन नॉट बी ट्रांसफर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिटवीन देम, अपने अंदर से वो पास होने नहीं देते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा था कि सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम की थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि मेटल में हीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की वजह से होता है, और फ्लूइड में लैटिस वाइब्रेशनल वेव्स की वजह से होता है, ठीक है। देन इसके बाद आपने पढ़ा था कि टेम्परेचर, थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, एल्युमिनियम और यूरेनियम जो है वो एक्सेप्शन है। देन लिक्विड के केस में भी थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी विथ इंक्रीज द टेम्परेचर, मगर वाटर एक्सेप्शन था, और गैसेस के केस में उल्टा हो जाएगा, थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी विथ इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ से आज स्टार्ट करना था, तो इसमें ये कह रहा है इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड थर्मल कंडक्टिविटी इज ओनली वेरी वीकली डिपेंड्स ऑन प्रेशर। मतलब ये सॉलिड और लिक्विड का अगर केस है तो वहां पे प्रेशर का रोल थर्मल कंडक्टिविटी पे बहुत कम पड़ता है, बहुत ही मिनिमम डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अगर गैसेस का स्टेटमेंट दोगे तो बोलेगा कि थर्मल कंडक्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, उसको प्रेशर से कोई रिलेशन नहीं होता है। अच्छा, इन केस ऑफ नॉन मेटालिक सॉलिड के लिए होगा, तो नॉन मेटालिक में क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ पोरस मटेरियल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ गैस लिक्विड प्रेजेंट इन द वॉइड। मतलब मेरे ख्याल से आपको अगर याद होगा, आपने मटेरियल साइंस पढ़ा था, तो उसमें आपने देखा था कि एक होल्स होते हैं और एक वाइड्स होता है, और ये दोनों एक दूसरे को मतलब ज्वाइन करके एक बॉडी जनरेट करती है, याद है।
तो ये इन पे डिपेंड करता है। When thermal conductivity of a damp material is considerable high than that of the dry material and water takes individual. मतलब इसका क्या हुआ, तो ऐसा समझो कि अगर एक एग्जांपल लेते हैं, एक वुड लेते हैं, ठीक है, तो वुड की प्रॉपर्टी क्या है, तो इट इज अ इंसुलेटर। लेकिन अगर यही वुड को मैं मतलब मॉइस्चर से भर दूं, मतलब उसको गीला कर दूं और उसमें से अगर मैं करंट पास कराऊं, तो क्या होगा, इट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, क्योंकि वाटर जो है वो सॉरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मतलब ये क्या है, वाटर पास कर नहीं दे रहा है, तो उससे वुड की प्रॉपर्टी से कोई रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। देन थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन डेंसिटी, ये अपन ने लास्ट टाइम देखा था कि अगर डेंसिटी इंक्रीज होगी तो आपकी थर्मल कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। चलिए, इसके बाद आता है विडमन एंड फ्रेंच लॉ। इस बंदे ने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर एक रेशियो निकाला जाए थर्मल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का, तो उसने ये आइडेंटिफाई किया कि इट इज सेम फॉर ऑल मेटल्स at the same temperature and the ratio is directly proportional to absolute temperature of metal। मतलब क्या हुआ, तो हमने थर्मल कंडक्टिविटी को K से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को आपको मतलब ये जो बुक है आर के राजपूत की, उसने सिग्मा से डिनोट किया। तो ये बोला कि K अपॉन सिग्मा सभी मेटल्स के लिए सेम वैल्यू होगी। कब, जब उसका टेम्परेचर सेम होगा। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ठीक, K अपॉन सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू T, so K upon sigma T is equal to C, and this C is the constant for all metals referred to the Lorentz number। और इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 2.4 इंटू 45 इंटू 10 रेज टू पावर -8 वाट ओम्स पर केल्विन स्क्वायर, ठीक है। चलिए, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। स्टेटमेंट ये दिया गया है कि अगर मैंने एक इलेक्ट्रिकल मतलब एक स्लैब लिया, ठीक है, स्लैब में यहाँ का टेम्परेचर अगर T1 हुआ और यहाँ का टेम्परेचर अगर T2 हुआ, तो हीट ट्रांसफर होगा, ठीक है। अगर ये हीट ट्रांसफर हो रहा है तो फोरियर लॉ ने स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट क्या दिया, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज, क्या होता है भाई, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। अगर ये होता है तो अभी मैंने मतलब ये डी टी बाई डी एक्स को इनिशियल माइनस फाइनल माना, इस वजह से मैं ये निगेटिव साइन को पॉजिटिव अभी कंसिडर कर रहा हूँ बस, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये आएगा डी टी बाय डी एक्स, और क्या ये के ए को मैं इसके प्रोपोर्शनल में लेके जा सकता हूँ, मतलब नीचे लेके आ सकता हूँ, तो ये आ गया के ए। मतलब मेरा जो फॉर्मूला बना वो बना Q इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय dx अपॉन के ए। अच्छा, ये याद रखना, dx मतलब मैं इस लेंथ की बात कर रहा हूँ ना, ये समझ में आया। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, तो ओम्स लॉ कहता है कि करंट इज प्रोपोर्शनल टू देयर पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। मेरे ख्याल से आपने पढ़ा है ना, V इज इक्वल टू आई आर। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन आर होगा, तो ये V अपॉन आर लिखा। तो अब दोनों में उसने एक कंपैरिजन फाइंड आउट किया कि करंट कब फ्लो होगा, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो हीट कब फ्लो होगा, तो जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा। अच्छा, अगर ये फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस जो है उसको वो अपोज करेगा, तो अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस अपोज कर रहा है तो यहाँ जो होगा वो भी इसको अपोज करेगा। तो अगर इसको मैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलूंगा, तो इस वाले टर्म को जब मैं एनालॉग बना रहा हूं तो ये मेरा थर्मल रेजिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। चलिए, स्टेटमेंट देखिए कि when two physical system are described by similar equation and have similar boundary condition, these are said to be analogous। The heat transfer process may be compared by analogy
with the flow of electricity in electrical resistance, as the flow of electrical current in the electrical resistance is proportional to the potential difference. Similarly, heat flow rate is directly proportional to temperature difference, the driving force for heat conduction through a medium. ठीक है, तो अगर मैंने ये बॉडी का एक एनालॉग सिस्टम का फॉर्म मतलब एक रेजिस्टेंस फॉर्मेशन में बनाया, तो क्या होता है, ये हमारे पास ये आर आता है, यहाँ पे हम लोग उसको करंट दिखाते हैं आई, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V1 और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V2 होता है। ठीक, तो इसी तरीके से मैंने इसका एनालॉग सिस्टम बनाया है, जिसमें टेम्परेचर जो होगा वो T1 होगा, दूसरी तरफ का टेम्परेचर T2 होगा, इसमें से Q अमाउंट में हीट ट्रांसफर होगा। तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस क्या होगा, तो dt बाय dx होगा, मतलब dt बाय ka होगा, और इट इज कॉल्ड थर्मल रेजिस्टेंस। याद रहेगा, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन निकला कि द रेसिप्रोकल ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टेंस। ठीक है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था, मतलब इसने क्या बोला, R इज इक्वल टू 1 बाय RTH। ठीक है, चलिए, it may be noted that the rule for combining electrical resistance in series and parallel apply equally well to the thermal resistance। ये जब आप न्यूमेरिकल करोगे ना, तब इसका एप्लीकेशन में आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए, अब आप अपनी नोटबुक लेके सामने जो क्वेश्चन लिखा है उसका गिवन डेटा आपको लिखना है। नोटबुक उठाइए, सभी नोटबुक उठा लीजिए और देखिए, बोल रहा है कैलकुलेट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया। मतलब आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया, मतलब Q बाय A की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, थ्रू अ कॉपर प्लेट 45 mm थिक। तो कॉपर प्लेट जो है उसकी थिकनेस हमारी 45 mm दे के रखी है, मतलब ये किसकी वैल्यू हुई, तो अगर मेरा इक्वेशन मुझे याद है तो ये x की वैल्यू हुई। ठीक है, whose one face is maintained at 350 degree Celsius and the other face at 50 degree Celsius। मतलब T1 की वैल्यू जो है वो 350 डिग्री सेल्सियस है और T2 की वैल्यू 50 डिग्री सेल्सियस है। टेक थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर 370 वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। तो मेरे ख्याल से आपको इक्वेशन याद है, इक्वेशन है Q इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, dx की जगह मैं यहाँ पे x लिख सकता हूँ, क्योंकि आइदर ये L वर्ड यूज कर रहा है या मैं x वर्ड यूज कर रहा हूँ, या आपको कंफर्टेबल नहीं है तो आप dx वर्ड यूज कर लीजिए। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ये देखो, यहाँ से ये a उठ के इस तरफ आ जाएगा और सारी वैल्यूज आपको नोन है, तो मुझे वो वैल्यू बताइए कि कितनी आई। तो 300 बाई 45 mm का इंटरव्यू में करना पड़ेगा और माइनस सर -2466 माइनस होगा, नहीं से होगा, नहीं होगा सर, नहीं सर, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आई, 2466.66। 2466.66। ठीक, देखते हैं,
कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है? भाई मैंने आपको वैल्यूज बहुत सारी कम कर दी है। माइनस 2.6666.66 मेरा आ रहा है। सर 24666.6 ये है 7400 डिवाइडेड बाई 3। भाई mm है ना, तो मीटर में करना पड़ेगा ना सर? क्या करना पड़ेगा? mm है ना, तो फिर मीटर में करना पड़ेगा ना? ओके, वेरी गुड। तो आपकी वैल्यू जो है ये आ जाएगी यहाँ पे 0.045। बिल्कुल ठीक है। हाँ सर, अब आंसर निकालिए, अब करेक्ट आएगा। कोई बात नहीं, तो वैल्यू हो जाएगी 2.466। बराबर है क्या? 4 बार 6 आ जाएगा सर। क्या? तो किलोवाट में वैल्यू लगाते हैं। अरे भाई 4 क्यों नहीं बार करेंगे वो? रुक जाओ सर। रुक जाओ, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आप केवल ये वाली जो बात है ये बराबर बोला उसने, क्योंकि 0.045 आएगा, ये बराबर है। क्यों बराबर है वो अभी मैं बता रहा हूँ, पहले आप मेरे को वैल्यूज बोलो। 2466.66 into 10⁻³ पक्का? 6.66 ना? सही है सर। ये है 370 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 0.045। तो 1 2 3 2466.66। ओ भाई बराबर है ना? अब करेक्ट है सर। क्या हाँ, यार, बराबर। गलती रखने के बाद भी आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे हो। सर मैं तो सॉल्व करके बोला, मैं तो वही बोला ना कि कुछ प्रॉब्लम है उसमें, मतलब 45 mm में है, चलो मीटर में अब करना देखो, रहेगा। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। इन सब में पूरे के पूरे न्यूमेरिकल में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपकी के की वैल्यू। तो के की वैल्यू में आप उस के का यूनिट देखिए, तो आपको पता चलेगा ये वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस में है। मतलब आपकी सारी यूनिट इसी के रिलेवेंट होनी चाहिए। बात समझ में आई? मतलब ये मीटर है, इसलिए आपकी यूनिट मीटर में होनी चाहिए। ये डिग्री सेल्सियस में है तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों में माइनस, मतलब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपकी जो लास्ट यूनिट आएगी वो आनी चाहिए वॉट पर मीटर स्क्वायर में। क्यों? क्योंकि Yes, sir. ये क्यू की वैल्यू वॉट में आती है और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर में आएगी। तो ये है आपका आंसर। देखा, आपने बोला था 2466.66, तो उसने क्या किया, 3 आगे शिफ्ट कर दिया, तो 10⁻⁶ वॉट पर मीटर स्क्वायर। बराबर है? हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अटेंड करिए। सेम रूल्स, थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू किसमें दी है उस बेसिस पे सारे यूनिट्स बराबर कर दीजिए, और उसके बेसिस पे आपको दो चीजें निकालनी है। पहला हीट फ्लो अक्रॉस द प्लेन, ठीक है? तो हीट फ्लो का फॉर्मूला आपके पास है, तो आप क्यू से निकालेंगे। और दूसरा है टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट के लिए फॉर्मूला क्या यूज करोगे? Q इज इक्वल टू माइनस के ए dt बाय dx। ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये माइनस इसकी वजह से आता है। अभी ये माइनस वर्ड यूज नहीं करेंगे, केवल dt बाई dx ले लेंगे। तो ये dt बाई dx की वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है। दोनों वैल्यूज निकालिए।
सर टेम्परेचर डिफरेंस हाँ है सर sorry. सर क्योंकि वैल्यू 29137.5 913 7.5 7.5 यूनिट क्या है इसकी? हाँ 0.5 इसकी यूनिट बताइए। वॉट वेरी गुड। वॉट में आएगा सर। सर मेरा अलग है। सर मेरा 29452 आ रहा है 0.5 हाँ सर मेरा भी वही आया 29452। 0.5 देख लेते हैं ना, ये देखो आपका आंसर ये है। पहले देखो वैल्यूज बराबर है आपकी सबकी, हाँ वैल्यूज सर बराबर है, हाँ सर सही है। तो आपका आंसर है 29452.5। 452.5। ठीक है, चलिए उसके बाद ये देखो टेम्परेचर ग्रेडियंट के लिए डायरेक्ट दिया हुआ है। टेम्परेचर ग्रेडियंट इज इक्वल टू dt बाई dx इज इक्वल टू -q अपॉन ke। निकाल लो। सर इसमें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, अगर अब इसको dt को अगर dx से डिवाइड कर देंगे तो भी तो वैल्यू आ ही जाएगी ना। बिल्कुल वही आएगी, ट्राई कर लो। आगे तो 700 बिल्कुल ठीक है, आइदर इस वे में जाओ या इस वे में जाओ, चलेगा, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं। बस ये याद रखना यूनिट क्या होगी, तो dt की यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस और dx की यूनिट होती है मीटर, इसलिए डिग्री सेल्सियस पर मीटर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। thickness of side wall, thermal conductivity of wall insulator, inside temperature, energy dissipated by the electrical coil. Determine the area of wall surface perpendicular to heat flow so that temperature on the outer surface wall does not exceed 75 Celsius. सर इसमें तो एरिया फाइंड करना है ना। क्या फाइंड करना है? सर एरिया फाइंड करना है, T2 पे आपने क्यों क्वेश्चन मार्क किया? हाँ सर, हाँ हाँ, एरिया फाइंड आउट करना भाई। आपने T2 पे सर T2 75 दिया है।
75 भैया यूनिट पढ़ो। डज नॉट एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट 75 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए ना सर। बिल्कुल ठीक है ना। तो वो T2 हुआ ना सर। एक मिनट यहाँ एक लॉजिक आपका क्या आ रहा है पता है? लॉजिक आ रहा है Q इज इक्वल टू होगा dt बाय x अपॉन के ए, है ना? एक मिनट कैसे हुआ? इसका आंसर देखो, लिखा हुआ है रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड इन द ओवन इज इक्वल टू रेट ऑफ हीट ट्रांसफर अक्रॉस द वॉल। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू माइनस के, हम लोग ने भी इधर देखो Q इज इक्वल टू हम लोग वही तो बोल रहे थे। सेम है भाई, ये जो हाँ तो वैल्यू बोल रहे थे वही ना। T2 75 दिया है। हाँ वही। ये है, निकाल लीजिए। Zero point 75. That's it. लगाइए उधर सर। चलिए वैल्यूज बताइए। 0.75. 97. 0.759 मीटर स्क्वायर, इतना आया सभी का? हाँ। भाई इतना आया सभी का? यस सर। भाई थोड़ा जल्दी, टाइम खत्म हो रहा है। आ गया सर आ गया। चलो जो बच गया वो आराम से कर लेना और बाद में दिखाना मुझको। अब भाई यहाँ ध्यान दो, सभी ध्यान दो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अगर ये डेरिवेशन नहीं समझ में आया ना तो इसके बाद के दो डेरिवेशंस और हैं जो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस डेरिवेशन में एक चीज से मत चालू करो, ध्यान दो, सभी इधर देखना। हमने क्या किया, पहले तो 3D डायरेक्शन में इसको चेंज किया। ये वाला पार्ट x लिया, इस वाले को y लिया और इस वाले को z लिया। ठीक, अब अगर ये x पार्ट है तो ये जो पार्ट होगा इसको हम बोलेंगे, मतलब जो एलिमेंट्री एरिया होगा वो होगा dx, बराबर? तो इसको बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक। भाई मुर्गी कौन पाता भाई? भाई आप सभी अपने स्पीकर बंद करिए तो। नैनीश मुर्गी पटेल, वाला कौन है? कैंडल पटेल, जय अपना मोबाइल बंद कर, ये स्पीकर बंद करिए। ये कौन है भाई? E61B5471, म्यूट करो अपना मोबाइल। जय टंडेल, म्यूट कर अपना मोबाइल। आंटी वॉशरूम में। हाँ चलिए ठीक है, तो याद रखना है आपको जनरल हीट कंडक्शन,
जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इस चीज को इस डायग्राम से अच्छे से समझो। देखो इसने क्या किया, ये वाले पार्ट को उसने dx रखा, इस वाले पार्ट को उसने dy लिया और इस वाले पार्ट को उसने dz लिया। ठीक है, तो याद रखना जो dx है, जिस तरफ से ये x फ्लो हो रहा है ना, उसी तरफ से आपको qx फ्लो करना है। ये देखो, ठीक है, तो qx यहां से फ्लो होगा, तो ये जो बाहर निकलेगा वो होगा qx प्लस dx। ये कैसे होगा वो मैं बाद में समझाऊंगा, अभी केवल बेसिक आइडिया ले लो। ठीक, अब ये वाला पार्ट मेरा y वाला पार्ट था, ये देखो ये वाला जो पार्ट है ये y पार्ट है, तो इसलिए मेरे को इस तरफ से qy फ्लो करूंगा मैं। ठीक है, और जो मेरा बाहर निकलेगा वो होगा qy प्लस dy। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है ये मेरा z पार्ट है, इसलिए मैंने इस तरफ से qz अमाउंट में हीट फ्लो करवाया और जो यहां से बाहर आया वो मेरा हुआ qz प्लस dz। याद रहेगा क्या बोला, जो x मतलब जो डायरेक्शन आप लोगे, मतलब मैंने अगर इसको dx लिया है तो आपको qx को यहां से ही फ्लो करना है। अगर मैंने इसको dz लिया है तो मुझे इस तरफ से ही z मतलब qz फ्लो करना है, और अगर मैंने परपेंडिकुलर में y लिया है तो qy इस तरफ से ही फ्लो करना है। ये बात बस याद रखो, कल इसका डेरिवेशन वाला पार्ट करेंगे। अभी किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एक और बात, आज आपका मॉड्यूल 1 कंप्लीट हुआ, मतलब जहां तक आपने न्यूमेरिकल किया है, पहले आपने फोरियर लिखा, उसका थर्मल कंडक्टिविटी देखा, कुछ बेसिक नोट्स बनाना है आपको, और ये 3 न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। आपकी नोटबुक में सॉल्व करिए, इनके फोटो खींचिए और ये मॉड्यूल 1 या असाइनमेंट 1 करके आप गूगल क्लासरूम में मुझको सबमिट कर दीजिए। ये सबमिट करेंगे तो आपकी ये 2 दिन की, 2 नहीं 3 दिन की अटेंडेंस लगाऊंगा, वरना अटेंडेंस 0। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगा, आप यूट्यूब में वो वीडियो देखिए और अपना न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी पार्ट कंप्लीट करिए और सबमिट करिए। फिर से बोल रहा हूँ, नोट्स आपको खुद के प्रिपेयर करने हैं, डजंट मैटर आप किसका देख रहे हो, आपको जो समझ में आ रहा है, जो आपको अच्छा लग रहा है। मुझे ये नहीं मालूम कि आपको क्या अच्छा है, मतलब जो भी आपको लगे कि नहीं यार ये चीज मुझे लिखना चाहिए, फ्यूचर में मेरे को काम आएगी, आप वो चीजों के नोट्स प्रिपेयर करिए, फोटो खींचिए, असाइनमेंट 1 सबमिट करेंगे आप। ठीक है, कितने दिन का टाइम है, तो ये संडे तक का टाइम है। मंडे को मैं आपका ओपन करके सबको उसी समय ग्रेडिंग दूंगा। जिनकी ग्रेडिंग नहीं है वो एट अ टाइम कॉल कर देना कि सर आपने अभी तक ग्रेडिंग नहीं दी है, तो आपकी यही सारे ग्रेडिंग्स आपके 30 मार्क्स में रोल प्ले करेंगे। अब बोलो किसी को इसमें डाउट है? सर जो आपने मतलब बताया है पीपीटी, उसमें से ही नोट्स बनाए तो कोई प्रॉब्लम? क्या? आप जो पीपीटी हम लोग को दिखा रहे हैं उसी में से अगर नोट्स बनाए तो कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैं वही चीजें कवर कर रहा हूँ जो आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग, जीटीयू के अकॉर्डिंग आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें से आपको लगता है कि नहीं, कुछ पार्ट जैसे मैंने बताया था ना कि मेटल में जो फ्लो होता है वो